गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जो है हमने पहले जो है सन 1952 के चुनाव, जो प्रथम आम चुनाव हुआ था, उसके बारे में पढ़ा और क्या क्या उस समय समस्याएं थी, कैसे उस चुनाव को जो है सफल किया गया, कितनी परेशानियां थी। आज जो है हम लोग देखेंगे 14.2, एक दल का वर्चस्व या एक दल का शासन। स्वतंत्रता के बाद होने वाले प्रथम 3 आम चुनाव। ठीक है, आज़ादी के बाद जो पहले 3 आम चुनाव थे, 1952 में, 1957 में और 1962 में, कांग्रेस का ही दबदबा रहा। कोई भी पार्टी अकेले 10% से ज़्यादा मत प्राप्त नहीं कर सकी। कांग्रेस पार्टी के अलावा जो बाकी दल थे वो 10% से अधिक मत प्राप्त नहीं कर पाए। कांग्रेस ने लगातार 70% से ज़्यादा सीटें जीती, बल्कि उन्होंने 45% मत हासिल किए। ठीक है, लगातार जो है उन्होंने 70% सीटें जीती, जिसमें से 45% मत जो है उन्होंने हासिल किए। कांग्रेस ने देश के अधिकतर राज्यों में अपनी सरकार बनाई। हालांकि इस दौरान केंद्र और राज्यों में एक ही दल का शासन रहा, लेकिन इस दल में लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक विचारधाराओं के लोग शामिल थे। ठीक है, ये जो 3 आम चुनाव थे उसमें कांग्रेस की सरकार बनी। ना केवल सरकार बनी, बल्कि लोग, वहाँ जो कांग्रेस सरकार थी उसको जो है बहुत अधिक लोगों का जन समर्थन मिला। 70% से ज़्यादा सीटें जो है कांग्रेस को मिली थी, जिसमें से लगभग 45% लोगों ने जो है अपना मतदान किया था। कांग्रेस ने देश के अधिकतर राज्यों में अपनी सरकार बनाई थी। हालांकि इस दौरान केंद्र और राज्यों में एक ही दल का शासन रहा, लेकिन इस दल में लगभग प्रमुख राजनीतिक विचारधाराओं के लोग शामिल थे। एक दल के दबदबे वाली इन परिस्थितियों में बड़ा राजनीतिक मुकाबला कांग्रेस के अपने भीतर विभिन्न गुटों के बीच होता था। ठीक है, क्या होता था कि जो कांग्रेस थी उसका खुद का मुकाबला अपने अंदर ही होता था, क्योंकि बहुत सारे विचारों वाले जो थे वो उसी दल में शामिल थे और सभी के विचार एक जैसे नहीं थे। इसलिए जो है इनके बीच ही जो है क्या होता था, मुकाबला होते रहता था, जिससे पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूती मिली। दूसरे राजनीतिक दल चुनाव तो लड़ते थे, लेकिन कांग्रेस को उल्लेखनीय चुनौती नहीं दे पाते थे। ठीक है, बाकी जो दूसरे दल हैं वे भी चुनाव में कांग्रेस के साथ तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ते थे, परंतु जो है उनको अच्छे ढंग से जो है चुनौती नहीं दे पाते थे। इसके बावजूद विपक्षी दल होने के नाते उन्होंने लोकतांत्रिक राजनीतिक की प्रक्रियाओं को स्थापित किया। हालांकि वो जो है चुनाव में जो है कांग्रेस को चुनौती तो नहीं दे पाते थे, परंतु एक विपक्ष के नाते उन्होंने जो है लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रियाओं को स्थापित किया कि भाई जो जीता हुआ दल है उसके विपक्ष में जो है विपक्षी दल रहता है। धीरे धीरे दूसरे राजनीतिक दलों ने अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया और कुछ दशकों में ही कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने लगे। ठीक है, आज़ादी के बाद तो भाई लगातार 3 आम चुनाव में कांग्रेस का दबदबा रहा और बाकी अन्य दलों को किसी भी प्रकार का जो है प्रत्याशित रूप से जो है सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जो दूसरे दल के लोग थे या कह दें कि जो और अन्य दल थे, वे भी धीरे धीरे अपने आप को क्या करने लगे, मजबूत करने लगे। और कुछ ही दशकों में क्या हुआ कि अब वो इतने मजबूत हो गए कि वो कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने लगे। हमारे संविधान ने जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था की संकल्पना की थी, यह उस तरफ बढ़ने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यह भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है कि 20-25 वर्ष तक एक पार्टी के दबदबे के बावजूद यहाँ बहुदलीय व्यवस्था पनप पाई। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि अगर इतने सालों तक केवल एक ही दल का शासन है तो ये हमारे ही भारतीय लोकतंत्र की विशिष्टता है कि दूसरे दल के लोगों को भी पनपने का अवसर मिला। नहीं तो जहाँ कहीं भी किसी एक दल का शासन होता है, वह किसी दूसरे दल को जो है पनपने नहीं देता है या उसे आगे बढ़ने नहीं देता है और अपना ही शासन जो है वो बनाकर रखा जाता है। ठीक है, जमींदारी प्रथा का अगला चैप्टर, अगला पॉइंट है हमारा 14.2.1, जमींदारी प्रथा का खात्मा 1949 से 1956। अंग्रेज शासन काल में देश के अधिकांश भागों में जमींदारी प्रथा थी। हर क्षेत्र में इनके नाम अलग थे, जैसे जमींदार, मालगुजार।
ठीक है। सबको पता है कि प्रारंभिक अवस्था में हमारे यहाँ जमींदारी प्रथा ही थी, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम थे, जैसे कि जमींदार, मालगुजार, गौटिया, जागीरदार आदि। वे शासन की ओर से किसानों से लगान इकट्ठा करते थे, उन्हें जमीन का मालिक माना जाता था। ठीक है, तो अंग्रेजी शासन काल के दौरान ये क्या करते थे कि अंग्रेजों के लिए ये जो है लगान इकट्ठा करते थे और उन्हें जमा करते थे, उन्हें ज़मीन का मालिक माना जाता था। वे किसानों से मनमाने लगान वसूल करते थे और ना देने पर उन्हें ज़मीन से बेदखल करते थे। आपको पता है कि उस समय किसानों की स्थिति बहुत बुरी थी। मानसून पर अधिकांश फसलें रहती हैं, बारिश अच्छी होती तो फसलें हो जाती है, और उस समय जो है पुराने प्राचीन तरीक़ों से खेती करते थे, जिससे उत्पादन भी कम होता था। ऊपर से ये जो लगान की तय दर थी उससे कहीं अधिक मनमाने तरीके से लगान वसूल करते थे। और जब कोई किसान जो है अपना लगान नहीं दे पाता था तो ये क्या करते थे, उन्हें ज़मीन से बेदखल कर देते थे, हटा देते थे। पूरे गांव पर उनका दबदबा था और सबको उनके लिए बेगार करना पड़ता था। ठीक है, क्या करना पड़ता था? बेगार। बेगार मतलब होता है आपके द्वारा किया गया ऐसा काम जिसके बदले में आपको किसी भी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता है। तो जो जमींदार होते थे वे अपने काम को जो है करवाते थे, लेकिन उनके लिए जो है उनको किसी भी प्रकार का वेतन या मजदूरी नहीं देते थे, अर्थात उनको जो है बेगार करना पड़ता था, बिना पैसे का काम। स्वतंत्रता आंदोलन के समानांतर पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा था। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था कि जो स्वतंत्रता आंदोलन देश में चल रहा था उसी के साथ ही साथ जो है किसानों का भी आंदोलन चल रहा था। स्वतंत्रता के बाद राज्य सरकारों का पहला काम था जमींदारी का खात्मा। जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो जो सरकार थी उन्होंने जो पहला काम किया था वो था जमींदारी प्रथा का खात्मा। लगभग हर राज्य में जमींदारी उन्मूलन, बेगारी समाप्ति और किसानों को भूमि वितरण संबंधी कानून बने। ठीक है, हमने पिछले अध्याय में देखा था कि किस प्रकार जमींदारों ने कानूनी अड़चन पैदा की थी और किस प्रकार संविधान के पहले संशोधन से उसका हल निकाला गया था। अब चूंकि जमींदारी प्रथा को समाप्त किया जा रहा था, लेकिन जमींदारों ने संपत्ति के अधिकार का नियम का हवाला देते हुए जो है उन्होंने न्यायालय में जो है उसको चुनौती दी थी। बाद में संविधान में संशोधन करते हुए संविधान के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, और इस प्रकार जो है जो जमींदार थे उनकी ज़मीनी ले करके जो है किसानों में बांटी गई। 1956 तक पूरे देश में जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई और जमींदारों की ज़मीन का पुनर्वितरण शुरू हो चुका था। लगभग 200 लाख किसान परिवार लाभान्वित हुए और अपने जोत के मालिक बने। ठीक है, जमींदारी प्रथा के कारण क्या हुआ कि 1956 तक जो है जमींदारी की जो प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया गया और ज़मीनें जो है सरकार ने जो है जमींदारों से लेकर लगभग 200 लाख किसान परिवार को जो है उन्होंने बांटी, जिससे ये लाभान्वित हुए और अपने खेत के मालिक बने। ये प्रायः मध्यम दर्जे के किसान थे। इसी तरह के प्रयासों से मध्यम किसानों के हालात तो सुधरे, मगर जमींदारों की जमीन पर अधिकार पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। वे कई हथकंडे अपनाकर जमीन पर अपना अधिकार बचाने में सफल रहे। गरीब किसान और भूमिहीन अभी भी जमीन से वंचित रहे। ठीक है बच्चों, ये है आपका जमींदारी प्रथा का खात्मा या उन्मूलन 1949 से 1956, और आपका था क्या, एक दल का वर्चस्व। कल देखेंगे हम लोग हिंदू कोड बिल 1952 से 1956 तक। कोई डाउट होगा जरूर पूछेंगे। थैंक यू।